हाय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के जो साइंस की बुक यानी विज्ञान की जो आपको बुक है उसको भी टोटल हम लोग चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो यानी आपको इस चैनल पर क्लास 8, 9 एंड 10 के पूरी तरह से आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक, तो चलिए आपको साइंस में जो चैप्टर बाई चैप्टर आपको टोटली यानी लाइनिंग बाई लाइनिंग आपको कोशिश रहेगा कि आपको समझा दिया जाए। ओके, चलिए तो हम अपने जो आपको बुक दिखाई दे रहा होगा ये क्लास 8 की है, विज्ञान की बुक है, क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक है। इसमें आपको ये हिंदी मीडियम में बुक है, ये बुक आपको हिंदी मीडियम में है। NCERT है बुक, देखिए यानी आपको फर्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। देखिए आपको पहले ही बता देते हैं कुछ वीडियो लंबा होगा, आप वीडियो देखकर घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसी चैप्टर में इसी वीडियो में आपको ये चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। ओके, इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको इस वीडियो में ये जो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है जो आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आप वीडियो को थोड़ा लंबा होगा और प्यूस मत आप इसको बढ़ाइएगा नहीं, स्किप मत करिएगा। स्किप करिएगा तो आपको एक पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो अगला पॉइंट समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आप स्किप वीडियो को नहीं करिएगा। चलिए, अगर आप पढ़ चुके हैं, आपको रिवीजन कर रहे हैं तो आप इनके स्पीड को बढ़ाकर आप देख सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। चलिए, आपके ऊपर निर्भर करती है। तो फर्स्ट चैप्टर के नाम क्या है बाबू? यानी क्लास 8 की आपको तो बुक नज़र आ रही है, आपको मीडियम भी आपको हिंदी है, अध्याय 1 है जो कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। देखिए फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में क्या है आपको लाइनिंग बाई लाइनिंग आपको समझाया जाएगा। ये नहीं कि आपको एक पॉइंट छोड़कर एक लाइन छोड़कर, ऐसा नहीं है, टोटली लाइनिंग बाई लाइनिंग स्टेप बाई स्टेप आपको समझाते चलेंगे। चलिए देखिए फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में क्या है। तो देखिए पहला क्या, ग्रीष्मकाल में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। ये सब क्या था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक छुट्टी मिली, पहेली को छुट्टी मिला, पहेली और बूझो जो थे अपने चाचा के घर गए। और उन्होंने घर गए तो क्या देखे, तो घर पर गए तो घर के साथ उन्होंने, उनके चाचा जो थे किसान थे। ठीक है, तो उन्होंने किसान थे तो उनको खेतों में पहेली और बूझो ने दोनों गए खेतों में। तो खेतों में गए तो कुछ औजार दिखाई दिया। खेतों में क्या दिखाई दिया, औजार, जैसे खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि बहुत सारे सब औजार उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने फिर उनके बूझो और पहेली के देखो क्या मन में विचार चलता है। तो मैंने जानना चाहता हूँ कि इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। यानी यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर क्या है, पहेली और बूझो ने बोला कि उन्होंने बोला कि हम जानना चाहते हैं कि इन सभी औजारों का उपयोग कहाँ कहाँ होती है और कैसे किया जाता है इन सारे औजार को। खुरपी के मतलब आप जानते हैं ना, दराती मतलब हंसुआ के बोलते हैं। ठीक है, बेलचा फावड़े जो मिट्टी के, हल जो खेत जोता जाता है किसान बैल के माध्यम से। तो देखिए तब इसमें आगे क्या हो गया, आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतु के भोजन का स्रोत क्या है? यानी आप यहाँ पर क्या बोला कि आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि सभी सजीव को जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक होती है।
तो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जो पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और मनुष्य है या अन्य सभी जीव जंतु हैं वो भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उसको भोजन के लिए किसी जीव जंतु पर आश्रित होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि जंतु के भोजन का तो दूसरे पर आश्रित हैं, तो उनका भोजन का स्रोत क्या है, ठीक है। तो परंतु हम भोजन ग्रहण नहीं क्यों करते हैं। तो यहाँ पर फिर सवाल उठती है कि परंतु हम भोजन को ग्रहण क्यों करते हैं। ओके, तो आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। क्या बोला गया कि जो भी यहाँ पर भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, तो आप हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सभी सजीव क्या होते हैं, ऊर्जा के उपयोग के लिए जैविक प्रक्रमों जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन एवं संपादन में करते हैं। इनके लिए क्या आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। तो सजीव को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो सजीव को जीव जंतु को ऊर्जा उसके भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है। ऊर्जा एनर्जी जो होता है ना, सब भोजन से प्राप्त होती है जंतुओं में। अब देखिए यहाँ पर फिर बात आती है, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। फिर बात आती है, पूछा कि ठीक है बाबा, भोजन की तो आवश्यकता होती है सभी जीव जंतु को, लेकिन हमारे देश में क्या है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनकी भोजन कैसे हम लोग कैसे उन लोग को भोजन मिलता है, उपलब्ध कैसे हम लोग भोजन करते हैं। इन्होंने सवाल पूछा, बूझो ने सवाल पूछा। तो फिर देखिए पहेली क्या जवाब देती है। पहेली यहाँ फिर बोला, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। तो पहेली ने बोला कि हाँ ये तो बात है। बूझो ने बोला कि इतना सारा जनसंख्या है तो उसको भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपलब्ध करा सकते हैं। तो बूझो फिर पहेली बोलती है, ये कौन है, पहेली है। तो पहेली बोलती है कि हाँ तो भोजन के उत्पादन के लिए हमें बड़े स्तर पर क्या करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए। क्या उत्पादन करना, यानी फसल को उत्पादन करना चाहिए, दाल गेहूँ ये सब जो है ना, उन सभी को उत्पादन करना चाहिए। तो यहाँ से फिर बोला गया, एक यहाँ से टॉपिक देखिए, तो एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त करने के लिए इसका नियमित जो है उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। यानी इतना बड़ा जनसंख्या को भोजन प्राप्त करने के लिए नियमित उत्पादन, यानी कंटिन्यू आपको, यानी लगातार आपको उत्पादन करते रहना चाहिए, करना होगा आपको, या और उचित प्रबंधन एवं वितरण की आवश्यकता होती है। मतलब उचित प्रबंधन, यानी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रबंधन भी करना पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो उसके भोजन भी आवश्यकता है, तब तो जीवित सभी को रह सकते हैं ना। इसके बाद आगे टॉपिक आती है कृषि पद्धतियाँ। तो मालूम चल गया ना कि हमें जीवित रहने के लिए बहुत से बड़ा क्षेत्र में आपको भोजन उत्पादन करना पड़ेगा। तो उसी के आधार पर चालू होगा कृषि पद्धतियाँ। तो देखिए कृषि पद्धतियाँ में क्या बोला गया कि लगभग, तो ये कृषि पद्धतियाँ थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग डालिएगा कि भोजन को सबसे ज़्यादा उत्पादन करेंगे तब जनसंख्या रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता है। तो भोजन उत्पादन कौन करता है, कृषि मतलब क्या, खेती बाड़ी जो लोग करते हैं ना, जो किसान बोला जाता है। तो किसान की जो पद्धतियाँ हैं इसी के बारे में यहाँ पर दिखाएगा। थोड़ा सा छोट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, यानी 10,000 ईसा पूर्व तक क्या थे, मनुष्य जो थे वो क्या थे, घुमंतु थे। मतलब 10,000 ईसा पूर्व के मतलब क्या हो गया कि पूर्व, मतलब जब मनुष्य ने आज से 10,000 ईसा पूर्व पीछे जाइए, और इसके पहले जो भी मनुष्य थे क्या था, घुमंतु के मतलब इधर उधर घूमते रहते थे, ठीक है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार
करना प्रारंभ किया और कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य पदार्थों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। ठीक है, देखिए कृषि का प्रारंभ कब हुआ, यानी आज से 10,000 ईसा पूर्व पीछे जो भी इंसान थे, मनुष्य थे, वो क्या करते थे, घुमंतु थे, इधर उधर घूमते रहते थे, अपना घूमकर भोजन करते रहते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे मनुष्यों ने खेती बाड़ी कर धान, गेहूं, चावल ये सब क्या किए, उत्पादन करना चालू कर दिए। तब जाकर क्या होता है, किसानों को, तब जाकर किसान जो है एक स्थान पर फिक्स हुए। तब जाकर क्या हुआ, अपना निवास बनाए, अस्थाई होके। और अब मालूम ही हो चल गया आपको कि जब खेती बाड़ी करने लगे तो कोई मनुष्य है इधर उधर तो जाएगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि अपना खेती बाड़ी छोड़कर तो नहीं जा सकता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ से चलती है, तो पद्धति तो चालू हो गया है। अब पद्धति चालू हो गया तो इसके बाद क्या हो गया, जब एक ही किस्म के पौधों एक किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फसल किसे कहते हैं, तो जब एक ही किस्म के मतलब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, मतलब बड़े पैमाने पर के मतलब बहुत ज़्यादा क्षेत्र में एक ही प्रकार का पौधा जब उगाया जाएगा तो उसे क्या बोला जाता है, फसल कहा जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेतों में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ओके, यानी यहाँ पर क्या बोला कि जो भी फसल उगाया जा रहा है, जो भी फसल के मतलब बहुत सारे, तो जो भी पौधा उगाया जा रहा है, पौधा का मतलब एक है। ठीक है, तो बहुत सारे पौधा एक ही क्षेत्र में एक ही जगह उगाया जाता है, एक ही क्षेत्र में बड़े पैमाने पर, तो उससे हम क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। जैसे गेहूं के अगर देख रहे हैं, गेहूं के खेतों में देख रहे हैं, अभी जाइएगा तो गेहूं के आपको खेतों में दिखाई देगा पौधा, तो क्या होता है, एक ही उसमें खेत में जाइएगा तो एक ही पौधा नहीं दिखाई देगा, बहुत सारा पौधा दिखाई देगा गेहूँ के। तो बहुत सारा दिखाई दिया तो हम बोलते हैं फसल है बाबू। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्य सब्जियां एवं फल, जिसे मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं, उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायुवीय परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसल उगाई जाती है। ठीक है, विविध प्रकार की फसल उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, वे इस प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, मौसम के आधार पर फसल जो है अलग अलग किस्म के उगाए जाते हैं। क्या बोला गया, मौसम जो होते हैं, मौसम के आधार पर फसल जो होते हैं अलग अलग उगाए जाते हैं। आप हर एक पॉइंट को आप क्लियर करते चलिएगा भाई बाबू। ठीक है, कि फसल जो होते हैं, फसल के मतलब क्या हो गया, तो एक ही पहले फसल, एक बार आपको और रिवीजन आपको पीछे करवा देते हैं। फसल के मतलब हो जाती है कि एक ही तरह के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उससे हम फसल कहते हैं। तो फसल जो होते हैं मौसम के आधार पर अलग अलग प्रकार के बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पर हो गया खरीफ फसल, रबी फसल। तो खरीफ फसल किसे कहते हैं, रबी फसल किसे कहते हैं, तो इसमें आप क्लियर कर लिए, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। वैसा फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है उसे फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है और धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल के एग्जाम्पल आते हैं। यानी खरीफ फसल हम लोग क्या पढ़ें, वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाता है। भारत वर्षा ऋतु में उगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, खरीफ फसल बोला जाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, तो यानी जून में बोई जाती है और सितंबर या अक्टूबर में इसे कटाई चालू कर दी जाती है। ठीक है, ऐसे अक्सर जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ऐसे अधिकतर आपको बुक में भी मिलेगा।
लेकिन आपको क्या दिया, जून से में बोई जाती है और सितंबर में से जून से सितंबर तक ये फसल रहती है। इसके अंतर्गत कौन कौन फसल आ गया, धान आ गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, कपास। ये सब किस में कौन सी फसल के अंतर्गत आता है, खरीफ फसल। इसमें अक्सर देखे होंगे खरीफ फसल में क्या होती है कि वर्षा ऋतु, जैसे कि धान हो गया, उस समय बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो खेतों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा पानी लगे होते हैं। पानी लगे होने के कारण ये सब जो फसल होते हैं पानी में ही के बहुत अवशोषण करते हैं। बहुत ज़्यादा इन सभी फसल को पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन सभी को आप खरीफ फसल में उगाया जाता है। इसके बाद आ जाती है रबी फसल। ये वाला टॉपिक याद कर लीजिएगा, आपसे बार बार पूछा जाता है। बहुत बार आपको 8th क्लास के जो क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक आता है, ये बहुत बार आपसे पूछा जाएगा। खरीफ फसल किससे कहते हैं, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाई जाती है उसे खरीफ फसल कहा जाता है। ये जून में बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर ले काट ली जाती है, ठीक है। और धान, जैसे इसके एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि खरीफ फसल के 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल बताइए थे, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब एग्जाम्पल में है। तो रबी फसल देखिए, शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाले फसलों को रबी फसल कहलाती है। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण है, ठीक है। ये सब कौन है, तो रबी फसल के उदाहरण है। तो रबी फसल में शीत ऋतु में उगाई जाती है। जैसे कि अभी जो हम लोग फसल को कटाई कर रहे हैं वो सारे आपको रबी फसल में आ जाएंगे। गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर, सरसों, ये सब रबी फसल आ गया। ये 2 पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिएगा कोई भी हालत में आप, क्योंकि ये आपको बहुत ही VVI क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इनके अलावा कई स्थान पर दालों और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। आधारित फसल पद्धति देखो, आधारित फसल पद्धति, धान को शीत ऋतु में क्यों उगाई जा सकता है। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर पीछे हम लोग समझ लिए हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं और आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका प्रयोग माली अथवा आप सजावटी पौधों उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति जो आगे दिए गए हैं। देखिए, खेती बाड़ी किया जाता है बाबू, तो खेती बाड़ी करने का ऐसे खेती बाड़ी नहीं हो जाती है। खेती बाड़ी करने के भी कुछ नियम तरीके होते हैं, जो नियम तरीके यहाँ पर पहले बताया गया है। यानी टोटल नियम तरीके कितने होते हैं, 7 होते हैं। टोटल पॉइंट कितना है, 7 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, मिट्टी तैयार करना। पहला पॉइंट है मिट्टी को तैयार कीजिए। उसके बाद है बुआई, उसके बाद है आपका बुआई करिए। उसके बाद खाद एवं उर्वरक डालते हैं, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा करते हैं। उसके बाद कटाई करते हैं। उसके बाद हम कटाई करके भंडारण कर लेते हैं। आपको इस चैप्टर में इतने ही पॉइंट को आपको क्लियर करना है, समझ लेनी है अच्छी तरह से, ओके। चलिए, तो मिट्टी तैयार करना में मिट्टी को तैयार करना। देखिए, मिट्टी कैसे तैयार करते हैं हम लोग। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोल बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है और पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकते हैं और पोली मिट्टी की इस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायता है। और पोली मिट्टी में रहने वाले केचुआ और सूक्ष्मजीवी की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसान के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोल करते हैं और तथा ह्यूमस बनाते हैं। और परंतु मिट्टी को पलटना और पोल करना क्यों आवश्यक है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं, जिनके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रकार में मृतजीवी में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में प्रयुक्त होते हैं और यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी में ही होते हैं और वृद्धि में सहायता है। इसे उलटने पलटने से और पोल करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधों इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। और तब मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोल करना फसल उगने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोल करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है और इसे
हल चलाकर करते हैं और हल लकड़ी अथवा लोहे के बने हुए होते हैं। और यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। और जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पलट की सहायता से तोड़ना आवश्यक है और बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत की समतल करना आवश्यक है। और यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। और कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी के भली भांति मिल जाती है और बुआई के समय खेत में पानी दिए जाते हैं। देखिए इसमें हम लोग इस पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े, मिट्टी तैयार करना है। क्या था टॉपिक, मिट्टी तैयार करना है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, मिट्टी को किस लिए तैयार किया जाता है। तो फसल उगाने से पूर्व मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, क्यों तैयार किया जाता है, इसमें आपको बताया गया है। देखिए हम इसको समझ लेते हैं, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। तो मिट्टी को तैयार इसलिए किया जाता है क्योंकि मिट्टी में जबकि फसल उगाने से पूर्व मिट्टी को मुलायम होना आवश्यक है। अगर फसल उगा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं, तो मिट्टी को क्या होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। तो इसीलिए मिट्टी को मुलायम एवं उसको भंगुर बनाने के लिए हमें उसको जुताई करना आवश्यक होता है। तो जुताई हम लोग क्यों करते हैं, तो मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया के हम जुताई करते हैं। पोली बनाने के लिए मिट्टी को क्या किया जाता है, जुताई करके पोली बना दिया जाता है। और इसके साथ साथ मिट्टी को पोली बनाने के लिए केचुआ बहुत ही सपोर्ट करते हैं। केचुआ हो गए, क्या करते हैं, बहुत ही सपोर्ट करते हैं मिट्टी को पोली बनाने और ह्यूमस बनाने के लिए। ठीक है, और बात आती है कि मिट्टी को अगर हम जुताई करते हैं तो क्या प्रॉफिट होती है। तो प्रॉफिट ये भी होती है, आप जानते हैं कि हमारे मिट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप अनुभव कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि पेंसिल है, पेंसिल को हम मिट्टी में अगर दबा देते हैं, 2-3 माह बाद हम देखते हैं कि ये पेंसिल जो था अपघटित हो गया, मतलब ये चेंज हो गया, मतलब इससे कलर भी ख़त्म हो जाती है। ये इसमें इसका जो सतह है सब छेदा जैसा हो जाता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है। या किसी जीव जंतु को देखे होंगे जो मर जाता है, उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाता है, वो तो रहता नहीं है मिट्टी में, सारे उसको ख़त्म हो जाती है। तो कैसे, क्यों, तो यहाँ पर बात उठती है कि कैसे ख़त्म हो जाती है बाबू। तो वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि मिट्टी में छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो भी निर्जीव पदार्थ जाते हैं उनको अपघटित कर देते हैं। अपघटित का मतलब क्या हो गया, मतलब एक रूप से दूसरे के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो जो परिवर्तन कर देते हैं तो क्या पोषक तत्व बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे हम बोलते पोषक क्या हो जाता है, पोषक तत्व में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए समझिए कि नीचे है पोषक तत्व है और ऊपर भी पोषक तत्व है, तो उसको मिला देने के लिए, ऊपर से लेकर नीचे तक मिला देने के लिए जुताई कर देते हैं। तो जो भी वायरस हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो सारे समान जगह पर फैल जाते हैं, जिससे हमारे मिट्टी को भंगूरे भी बनाए रखते हैं और संश्लेषित भी करते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और साथ में और एक बात और आप नोट कर लीजिएगा, किसानों का मित्र, ये अक्सर पूछा जाता है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। तो किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है। और बात आएगा कि क्यों केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि क्यों केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो किसानों का मित्र केचुआ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो केचुआ होते हैं मिट्टी को भंगुर बनाते हैं और ह्यूमस प्राप्त करते हैं और पोली भी बनाते हैं। इसीलिए किसानों को मित्र केचुआ को कहा जाता है। आगे देखिए, कृषि का औजार। अब तो मिट्टी को हम पलटेंगे, कैसे करेंगे, कैसे पोली करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो इसके औजार होते हैं। तो औजार के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है और यह कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोगी किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। जैसे पहला हो गया हल। प्राचीन काल से ही इस
का प्रयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। और यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊँट की सहायता से खींचा जा सकता है। और इसके लोहे की मजबूती त्रिकोण पत्ती जैसे होती है जिसे फाल कहते हैं। और यह हल का प्रमुख भाग लंबा लकड़ी का बना होता है और जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। और इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और तथा दूसरा सिरे जोते के डंड से जुड़ा होता है और जिसे बैलों की गर्दन से के ऊपर रखा जाता है। और एक जोड़ी बैल एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। और चित्र 1.1a में आदमी 1.1a में दिखाया गया है। ठीक है, आजकल लोहे के एक तेज़ी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। ठीक है, कुदाली उसी के एक दूसरा जगह ले रहे हैं। कौन? कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोल करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है और जिसमें एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मोटी प्लेट लगी होती है जो प्लेट की तरह कार्य करती है। और इसका दूसरा सिरा पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। और ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हल और कुदाल के बारे में पहले समझ लीजिए, उसके बाद कल्टीवेटर के बारे में समझाते हैं और जुताई क्यों आवश्यक है। देखिए, हल क्या होता है, जुताई, पहला पॉइंट आता है जुताई। यह क्या है? कृषि औजार। यानी कृषि का औजार क्या है, तो कृषि मिट्टी को उलट पलट करने के लिए कृषि के औजार की आवश्यकता होती है। ये नहीं ना कि हमको मिट्टी को उलट पलट करना है तो हम हाथ से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मिट्टी को उलट पलट कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हमको औजार की आवश्यकता होती है। तो औजार में जैसे हो गया कि औजार से हम आसानी से सरलतापूर्वक से मिट्टी को उलट पलट करके पोली कर सकते हैं, इसीलिए औजार की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि औजार में पहले औजार में क्या किया जाता था, परंपरागत औजार। यानी परंपरागत औजार जो होते हैं जैसे हल हो गए, हल के माध्यम से सबसे पहले खेतों में जो जुताई किया जाता था तो हल के माध्यम से किया जाता था। तो हल क्या करता था कि पोली बनाने में या मिट्टी को उलटने पलटने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ठीक है, ये परंपरागत औजार के अंतर्गत आते हैं हल। और उसके बाद कुदाल आ गए। कुदाल को फावड़ा भी बोलते हैं, कुदाल या फावड़ा। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें भी एक क्या होता है, एक लकड़ी के बल्ले लगे होते हैं और एक लोहे की पत्ती लगे होते हैं। ठीक है, और हल में भी क्या होता है, हल में एक लकड़ी के पल्ले लगे होते हैं और एक धरने वाला हैंडल जैसा बना होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। ये क्या है, हाथ से धरने वाला, इसमें हाथ से धरा जाता है। ये हो गया आपके सपोर्ट। ये बैल के कंधे पर रख दिया जाता है और ये फावड़े हो जाते हैं, इसे हल बोलते हैं। ठीक है, फाल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फाल। जो लोहे के कील के बना होता है नुकीला, उसे फाल बोलते हैं। इसके माध्यम से खेतों में जोता जाता है। ये बैल होते हैं ना, बैलों के कंधे पर एक जोड़ी कम से कम बैल हो, ऊँट हो, भैंस हो, गधा हो या आदमी भी हो। ठीक है, कम से कम एक जोड़ी होते हैं, उनके बाद सपोर्ट से खींचा जाता है। अधिकांश हम तो देखें कि कुछ जगह पर देखे हैं कि आदमी के माध्यम से भी बैल को चलाया जाता है, यानी खेतों को जोता जाता है। एक आगे 2 आदमी को खड़ा कर दिया जाता है और वो आदमी खींचता है। इस जो लकड़ी है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस लकड़ी को खींचते हैं और ये एक पीछे से आदमी लगे होते हैं और उसके बाद जोताई करते हैं। चलिए, उसके बाद कल्टीवेटर क्या होता है बाबू? कल्टीवेटर देखो, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है और कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। देखिए, इसके पहले पारंपरिक जो औजार थे जैसे हल हो गए, फावड़ा हो गए, यानी कुदाल हो गए, ये सब परंपरागत औजार थे। अब इसका औजार को बहुत ही कम उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब आगे कल्टीवेटर होता है क्या, यानी जो ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर देखे होंगे, तो ट्रैक्टर के पीछे जो हल लग जाती है, हल यानी इस तरह का हल, देखिए इस तरह का हल जो जब लग जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उससे कल्टीवेटर बोला जाता है। तो कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर के पीछे जो हल लग जाते हैं, फावड़े लग जाते हैं, फल लग जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर से क्या हमें लाभ होता है, तो कल्टीवेटर से हमें यह प्रॉफिट होती है कि कम समय में बहुत से ज़्यादा खेतों की जुताई कर ली जाती है। कल्टीवेटर का आज बहुत ज़्यादा इसकी मांग हो चुकी है क्योंकि इससे समय के एवं श्रम दोनों की बचत होती है। इसके बाद बुआई आ जाती है। पहला आपका टॉपिक खत्म हो गया बाबू, पहला खत्म हो गया टॉपिक मिट्टी का तैयार करना। सेकेंड टॉपिक चालू होता है बुआई।
बुआई क्यों? अब बुआई करने का क्या काम है? अब तक खेत जुताई हो गया तो उसके बाद हम बुआई ही करेंगे ना। आप लोग खेती करने को सीख जाइएगा, एकदम निश्चिंत रहिए, हम आपको खेती करने का सिखा देंगे कैसे खेती किया जाता है। इसके बाद देखिए बुआई है। अब तो हम मिट्टी को जुताई कर दिए हैं, सारा कुछ कर दिए हैं और सारे औजार के भी जान गए हैं। अब तो बात आती है कि मिट्टी को तो जुताई कर दिए हैं, जोत दिए हैं, तो अब तो बीज को डालना है। बीज को कैसे डालेंगे आप देखिए। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीज का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों का प्राथमिकता देता है और बीजों का चयन करते हैं। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रख कर उसमें कुछ पानी डाल रही है और कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे और मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। ओके, तो यहाँ पर उस तैरने लगे तो जो कि क्रियाकलाप है। एक बीकर लेकर उसे पानी से आधा भरिए, उसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भाली भांति हिलाकर कुछ समय व्यतीत कीजिए। कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं और जो बीज पानी के में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस प्रकार हल्के होते हैं और यह जल पर तैरने लगते हैं। और अच्छे और स्वस्थ बीज को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। और बुआई से पहले बीजों बोने के औजार के बारे में जानना आवश्यक है। परंपरा, ठीक है, यानी यहाँ पर पहले समझ लेते हैं बुआई। देखिए बुआई क्या होती है? फसल बुआई है जो फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है बाबू। क्योंकि अगर हम सारे काम करते हैं, अगर बीज ही हमारा सही नहीं है तो हमारा खेती सारा सालों भर का बेकार जाएगा, आपका मेहनत बेकार चले जाते हैं। इसीलिए बुआई ही सबसे महत्वपूर्ण मेथड है, यानी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, चरण है। ठीक है, बुआई के माध्यम से ही कोई भी काम करते हैं तो बुआई के माध्यम से ही हमें टोटल पॉइंट को हमें मालूम चलता है। यानी आप कितना मेहनत कर रहे हैं वो नहीं देखने वाले हैं, आपको देखेंगे कि लास्ट में कितना आपको फसल उगा, कितना फसल कटाई हुआ, वो सभी लोग देखते हैं। तो इसीलिए फसल को महत्वपूर्ण बुआई को बहुत ही महत्वपूर्ण चरण माना गया है। तो बुआई के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो बुआई के लिए अक्सर आप देखे होंगे घर पे, अगर किसानी फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो सबसे पहले बोला जाता है अच्छा गुणवत्ता वाले, यानी वैसा बीज को आप लाइएगा मार्केट से जो कि कम समय में अच्छा से अच्छा बीज उसमें लगे, अच्छा, ठीक है, और अच्छा से ग्रोथ भी करे। और वैसे बीज को आप खरीद कर लाते हैं और उसके बाद बीज को लाने के बाद भी हम उसको जांच करते हैं कि वो बीज सही है या नहीं है। ठीक है, उसको कैसे हम लोग जांच करते हैं? तो पानी में बीजों को डाल देते हैं और पानी में बीज को डालकर और उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं कुछ बीज जो है पानी के ऊपर तैरने लगता है और कुछ बीज पानी के अंदर बैठ जाता है, यानी तल्ली में बैठ जाते हैं। तो जो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं तो उस बीज को हम बेकार के यानी अस्वस्थ बीज बोलते हैं या खोखला बीज बोलते हैं, यानी वो पुष्ट बीज या पुष्ट बीज नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और जो पानी के तल्ली में बैठ जाते हैं तो उसे स्वस्थ एवं पुष्ट बीज माना जाता है, यानी सही बीज है। ठीक है, या अक्सर ऐसे करते हैं कुछ लोग गांव देहात में कि कुछ बीज ले लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं, गिन लेते हैं कि 10 बीज है और 10 बीज को क्या करते हैं, मिट्टी में खुदाई करके डाल देते हैं और कुछ दिन के बाद देखते हैं तो कुछ सारे उसमें से बीज निकल जाते हैं, अंकुर हो जाते हैं। तो काउंटिंग फिर देखते हैं कि कितना हमारा बीज जम जाती है। अगर 10 में से 9 बीज जम नहीं, समझ जाते हैं कि एक बीज इसमें लॉस है, उसके अनुसार उसमें और बीज को बढ़ाकर डाल देते हैं खेतों में। ठीक है, अब देखिए परंपरागत औजार। अब तो बीज को चयन कर लिए हैं, अब देखिए चयन करने के बाद हम कैसे अब बीज को अंदर डालेंगे? ऐसे तो नहीं हाथों से डालेंगे ना, हाथ से डालेंगे तो साल भर लग जाएगा अगर 10-15 एकड़ खेत है तो, और जब तक हम बीज डालते रहेंगे पीछे से फसल पकते रहेगा, है ना ऐसा। तो इसीलिए औजार की आवश्यकता हो गई।
तो परंपरागत रूप से बीजों को बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है, और जो चित्र में बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से जुड़े होते हैं और सिरे मिट्टी के भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। यानी कीप यानी परंपरागत जो औजार था, जो हल के पीछे देखिए इसमें हल है लगा हुआ है, हल के पीछे यहाँ हल है, हल के पीछे एक कीप जैसा या क्या है कीप जैसा आकार के एक पाइप लगा होता है नीचे, और उसके ऊपर ये अंकल जी हैं ना, अंकल जी अपने गमछे में क्या करते हैं, बीज को ले लेते हैं और बीज लेकर उसमें डालते रहते हैं और आगे की ओर बैल जो है चलती रहती है। ये परंपरागत औजार है। ठीक है, इसके बाद आ गया सीड ड्रिल। ये क्या है, परंपरागत औजार जो है इस्तेमाल किया जाता है कीप वाले, कीप नुकीला जैसा होता है। इसके बाद सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा, आजकल बुआई के लिए क्या किया जाता है, ट्रैक्टर द्वारा। ठीक है, यानी ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों को में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है और एक सुनिश्चित करता है कि बुआई के समय बीज मिट्टी द्वारा ढक जाना जाए। इसके बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है और सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से के समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सीड ड्रिल से जब हम बुआई करते हैं तो हमें समय की भी बचत होती है और बीजों को, जो बीज जो होते हैं सही तरह से मिट्टी में दब जाते हैं, इसलिए सीड ड्रिल का बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। और प्लस में अगर आपसे कोई पूछ देता है कि सीड ड्रिल को ही क्यों उपयोग करते हैं, अगर फसल हमारे ऊपर रहता है, फसल हमारे ऊपर रहता है मिट्टी के ऊपर, तो क्या वो नहीं हो पाएगा? बाबू नहीं, अरे उगने की बात छोड़ो, उससे पहले जो आपको वायु में, आकाश में छोटे मोटे कीड़े पक्षी होते हैं या धरती पर आपको छोटे मोटे कीड़े होते हैं, जो चूहा हो गया या चींटी हो गया, ये जो जीवाणु होते हैं, ये सब क्या करते हैं, जो ऊपर आपको बीज रहती है वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो आपका पौधा कहाँ से जम पाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा सीड ड्रिल की आवश्यक यूज किया जाता है आजकल खेती बाड़ी में, क्योंकि इसमें बीज की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है और अस्थाई यानी एक निश्चित गहराई पर भी अपने बीज चले जाते हैं। इसके बाद आप देखिए, मेरे विद्यालय में समीप एक पौधाशाला नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं और वे इस प्रकार क्यों रखे जाते हैं। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है और पौधों तैयार हो जाने पर उन्होंने हाथों द्वारा खेत से में रोपित कर देते हैं और कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पीय पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला, ये इन्होंने क्या बोला कि पहली है परोही। तो देखिए इन्होंने बोला कि कुछ पौधों को हमने देखा कि हमारे स्कूल में जो हैं कुछ पौधे को एक पन्नी में उगाया जाता है, तो क्यों ऐसा होता है। तो इन्होंने क्या बोला, पहले बोली कि ऐसा इसलिए किया जाता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि नर्सरी पहले किया जाता है। नर्सरी के मतलब पहले छोटे छोटे उसे उगाया जाता है पौधे को, और उगाने के बाद उसको, जैसे धान के पौधे हो गए, मिर्ची के पौधा हो गए, बैगन के पौधा हो गए, टमाटर के पौधा हो गए, ये सब पौधे को होते हैं ना, उसको पहले एक नर्सरी किया जाता है, यानी एक छोटे से क्षेत्र में, भूखंड में, उससे पहले बीजों को बुनाई कर दी जाती है। इसके बाद कुछ पौधे जो होते हैं, बीज होते हैं, इतना बड़े पौधे में उग आते हैं, तो उसे उखाड़ कर वहाँ से अपने जहाँ पर खेतों में उसकी रुपाई कर दी जाती है। तो इसी को नर्सरी कहा जाता है। ठीक है, तो पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच ऊंची दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है और अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला कि सीड ड्रिल से जो पौधे को रोपा जाता है, तो या ऐसे भी नर्सरी किया जाता है, तो ज़्यादा घने होते हैं, तो ज़्यादा घने हो जाएंगे पौधे, तो वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाएंगे, इसीलिए पौधे को उखाड़ लिया जाता है, उखाड़ कर अलग अलग रोप दिया जाता है। आप देखिए अगला पॉइंट आता है खाद एवं उर्वरक। ये भी बहुत ही मस्त टॉपिक है, खाद एवं उर्वरक। पौधों को तो हमने खेत को जुताई कर दिया, बीज के भी डाल दिया, अब क्या करें, खाद एवं उर्वरक तो डालना पड़ेगा। तो खाद किसे कहते हैं और उर्वरक किसे कहते हैं, ये सारे हम टॉपिक समझ लेते हैं।
समझ लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। पहला आपको इससे सवाल बाबू ध्यान दो, आपसे सवाल पहला पूछा जा सकता है, कोई पूछे कि खाद एवं उर्वरक किसे से क्या होता है या किसे कहते, खाद एवं उर्वरक से क्या होता है। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषण स्तर बनाए रखने के लिए मिलाए जाने वाले खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। तो आपसे ऐसा भी उल्टा भी सवाल किया जाता है कि मिट्टी को पोषण तत्व बनाए रखने के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो मिट्टी के पोषण तत्वों को बनाए रखने के लिए खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है। ओके, तो मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधे को देखा, जबकि पास की खेत में पौधे कमज़ोर थे और कुछ पौधों अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं। तो इसके बाद देखिए, इसके पॉइंट देखिए क्या बोलता है ये बाबूजी ने, क्या कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज प्राप्त प्रदान करती है और यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्र में किसान खेत में एक के बाद दूसरे फसल उगाता रहता है और खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ जाते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषक की क्या होता है। तो फसल के लगातार उगने से मिट्टी में कुछ पोषक की कमी हो जाती है और इस क्षति को पूरा करने के लिए हेतु कुछ किसान खेतों में खाद देते हैं और यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ हैं जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है और किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते हैं और जाते हैं तथा इसके अपघटन होने के लिए कुछ खुले में छोड़ देते हैं और अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और आप एक कक्षा 6 में वर्मी कंपोजिट अथवा केचुआ द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप जो है पढ़ चुके हैं और क्या तीनों पढ़ चुके हैं, यानी यहाँ पर इसके बाद हम क्रियाकलाप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर इसके पहले समझ लीजिए क्या बोलता है यहाँ पर। तो खाद एवं उर्वरक क्या है, पहले आप बाबू ध्यान से समझ लीजिए। खाद एवं उर्वरक क्या है। खाद किसे कहते हैं, खाद उसे कहते हैं जो पादप द्वारा, पादप मतलब जीव जंतु के अपशिष्ट पदार्थ यानी पादप द्वारा बनाए जाने वाले जो भी पोषक तत्व होते हैं उससे खाद बोलते हैं। ये बनाया कैसे जाता है या आप भाषा में से बोल सकते हैं जो जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ के माध्यम से जो पोषक तत्व बनाए जाते हैं उसे खाद बोलते हैं। इसकी खाद को आप भी बना सकते हैं, निश्चिंत रहिए। आपको हम एक बताते हैं कैसे बनाइएगा अगर बनाना चाहते हैं तो। जैसे कि आप देखे होंगे जो गोबर होता है ना, डंग, इन जो जानवरों से जो गोबर प्राप्त होते हैं, जो गोबर हो गया या पेड़ पौधे से जो पत्ती उत्ती जो टहनियाँ उन्हें सड़गड़ टूट जाते हैं, उन सभी को क्या कहता है एक गड्ढे में आप रख दीजिए। खुदाई कर दिया, गड्ढे खुदाई करने के बाद उसमें उसको डाल दीजिए और डालने के बाद उसमें कुछ समय के बाद वो कंपोस्ट हो जाते हैं यानी बदल जाते हैं सूक्ष्म जीव, उसको अपघटित कर देते हैं। अपघटित का मतलब क्या होता है, एक रूप से दूसरे के रूप में परिवर्तन होना। तो उसको अपघटित कर देते हैं और अपघटित कर देने से वो क्या हो जाते हैं, जैविक खाद के नाम से उसे जाना जाता है। यानी जैविक खाद किसे कहा जाता है, जो जीव जंतु के अपशिष्ट पदार्थों के मल मूत्रों के माध्यम से जो पोषक तत्वों को बनाया जाता है उस पोषक तत्व को जैविक खाद बोला जाता है। ठीक है, अब आती है उर्वरक। उर्वरक किसे कहते हैं, उर्वरक जो होते हैं एक कार्बनिक पदार्थ के माध्यम से बनाए जाते हैं। इसे बनाने आप घर पर नहीं बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए कर कारखाने में इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है कार्बनिक पदार्थ को। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं जो आप सुने होंगे, DAP, यूरिया, पोटास, सल्फर, ये सब क्या होते हैं, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, ये सब उर्वरक हैं बाबू।
ठीक है। उर्वरक क्या है? ये सब उर्वरक है जो कंपनियों के माध्यम से रासायनिक यानी कार्बनिक पदार्थ यानी रासायनिक विधि द्वारा बनाई जाती है, उसे हम उर्वरक बोलते हैं। और जो जीव जंतु के मल मूत्र के माध्यम से जो बनाया जाता है, अपशिष्ट पदार्थों के माध्यम से बनाए जाते हैं, उसे खाद बोलते हैं। इसे दूसरे नाम से जैविक खाद से नाम से जानते हैं, ऐसे कार्बनिक खाद से यानी उर्वरक इसे बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, मूंग अथवा चाने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इसमें से एक ही आकार वाले तीन नवोदित छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा एक ही पात्र लीजिए और एक ABC निशान लगाइए और गिलास ए में थोड़ा सा मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए और इसमें बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर इसमें थोड़ा सा यूरिया मतलब कार्बन वाले, जो आप नहीं जानते होंगे, अब दुकान पर जाइएगा जहाँ पर खेती बाड़ी की जो वहाँ पर खाद मिलती है वहाँ पर बोलिएगा यूरिया खाद दीजिए। तो यूरिया खाद मिलाइए, यूरिया खाद मिट्टी में लेकर थोड़ा सा यूरिया मिला दीजिए और गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए और बिना कुछ मिलाए, और चित्र में इतना आपको चित्र में दिखाया गया है, लीजिए और बिना कुछ मिलाए। और अब इनमें पानी की समान मात्रा में डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए और 7 से 10 दिन के बाद उसमें से वृद्धि को नोट कीजिए। क्या बोलता है? नोट कीजिए। तो आप अक्सर देखेंगे कि जो आपको क्या बोला गया, 3 गिलास लेना है, तीनों पर एक पर ए लिखना है, दूसरे पर बी लिख दीजिएगा, तीसरे पर सी लिख दीजिएगा। प्लास्टिक वाला आप गिलास ले लीजिए, उनमें एक ही जगह का मिट्टी लीजिए और मिट्टी लेने के बाद और तीनों पर क्या कीजिए, ABC लिख दीजिए। ठीक है, ABC लिख दीजिए। ए में आप जो मिट्टी मिलाए हैं उसमें गोबर वाले खाद जो जैविक खाद हैं उसको मिला दीजिए, गोबर थोड़ा सा मिला दीजिए। और बी वाला जो है यूरिया खाद मिला दीजिए और सी वाला में गिलास में कुछ नहीं मिलाइए। तो देखिए क्या होता है। तो क्या तीनों गिलास में पौधे की वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है, किस गिलास में पौधे की वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषक में से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है और उर्वरक में कुछ उदाहरण हैं: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये सब क्या है? ये उर्वरक है बाबू। और इनके उपयोग से किसान को गेहूं, धान तथा मक्का जैसे फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गया है। और अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का पोषक करना चाहिए। अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गहराई एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है और इसमें मिट्टी में भी सभी पोषण की पूर्ति हो पाती है। और मिट्टी में पोषण की प्रतिरूपी का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उग कर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चना के ऋतु में उगाते थे और तथा दूसरे ऋतु में गेहूं जैसे फसल उगाते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ण होता है और रहता है और किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार जो होते हैं लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, आपको जो भी बताया गया, कहा गया कि आप हैं कि जो भी हम पौधा देखें इसमें जो भी पौधा देखा ABC में देखा गया, तो A में जो मिलाया गया था, A में क्या मिलाया गया है बाबू? तो इसमें जैविक खाद यानी गोबर मिलाया गया है, यानी खाद है। और दूसरे में क्या मिलाया गया है? B गिलास में उर्वरक मिलाया गया है यानी कार्बनिक खाद यूरिया। और C में कुछ नहीं मिलाया गया है। तो देखिए आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ है और हरियाली उर्वरक वाला में होगा। ठीक है, जो में आप यूरिया खाद मिलाए हैं, यूरिया खाद ये बी में मिलाया गया यूरिया खाद, इसमें क्या होगा? सबसे ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा, बहुत ज़्यादा विकसित मिलेगा, मोटा होगा पौधा और हरियाली भी होगी
और ए, इसके बाद ए वाला में आपको दिखाई देगा, इसमें थोड़ा सा डाउन होती है। और सी वाला में क्या होती है, सी वाला में एकदम कमज़ोर पौधा होते हैं। सबसे ज़्यादा मजबूत कौन होगा, बी वाला, जिसमें उर्वरक डाले हैं और जिसमें आप एक खाद डाले हैं, उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन सी वाला में उससे भी बिल्कुल डाउन में होगा। तो यहाँ से आपको मालूम चला कि हम अगर उर्वरक को यूज करते हैं, उर्वरक मतलब कार्बनिक खाद्य पदार्थों सॉरी कार्बनिक उर्वरक को यूज करते हैं, तो पौधा तो विकसित होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन मिट्टी के ह्यूमस नहीं बनेगा बाबू, ध्यान रखिएगा। अगर आप उर्वरक को यूज करते हैं तो मिट्टी के तो ह्यूमस ख़त्म होगा ही होगा। और सेकेंड पॉइंट पर इसमें कुछ कार्बनिक यानी जो भी विषैला जो केमिकल होते हैं पौधा में जाएगा, और पौधा में जाएगा विषैला केमिकल, तो आपके भी हमारा लॉस होगा, ज़िंदगी में भी, लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और ए वाला में क्या होता है, ए वाला में कि अगर हम इसमें, और एक बात और जान लीजिए, उर्वरक को अगर आप उर्वरक डालते हैं तो आपके मिट्टी के जो है ना पूरा तो पोषण तत्व खत्म हो जाता है, ये लंबा समय तक ये काम नहीं करता है। यानी ये भंगुर मिट्टी को तो भंगुर बनाएगा नहीं, और लंबा समय तक ये काम नहीं करता है। एक बार डालिएगा, कुछ समय के बाद ये ख़त्म हो जाता है इसका मान। लेकिन खाद जो डालिएगा, जैविक खाद, ये लंबा समय तक चलता रहता है, मिट्टी को मुलायम भी रखता है, नमीदार रखती है। केचुआ वगैरह जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं पौधों को सुरक्षा कर, पौधों को विकसित बनाने में लगे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक और पौधों को ज़्यादा पोषक तत्व देते हैं और ग्रोथ धीरे धीरे करते हैं। ग्रोथ पौधे को क्या करते हैं, धीरे धीरे। और किसी भी तरह के आप इस पौधों को अगर खाते हैं तोड़कर या तो आपको नुकसान नहीं हो पाती है, लेकिन इससे आपको नुकसान होता है। तो इसीलिए आपको बेहतर से बेहतर है कि आप उर्वरक का यूज ना कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप खाद की यूज कीजिए, यानी जैविक खाद को यूज कीजिए। इसलिए आप अक्सर देख रहे हैं कि बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो बीमारियां किसके कारण बढ़ती जा रही है, उर्वरक का खेल है बाबू। उर्वरक के कारण ही जो हमारे एक से एक अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। इसीलिए हम लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए, पोषक तत्व, मिट्टी को पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाद के। और जैविक खाद बहुत जगह जैविक खाद बनाने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान भी दी है किसानों को। देखिए इसके बाद उर्वरक और खाद में देखिए अंतर यहाँ पर बताया, उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक जो होते हैं एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक क्या होता है, एक मानव निर्मित लवण है, यानी मानव द्वारा बनाया जाता है। लेकिन खाद क्या बोला जाता है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशोषण के विघटन से प्राप्त होता है। यानी क्या खाद क्या है, खाद क्या है, खाद एक क्या है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, यानी एक प्राकृतिक है और ये गोबर एवं पौधों के अवक्षेप के विघटन से प्राप्त होता है। यानी एक प्राकृतिक है, ये मानव निर्मित है। तो मानव निर्मित आपको मालूम है, जो मानव बनाएगा वो तो लॉस होगा ही, जो प्राकृतिक ने दिया है वो सबसे सुपर और बेस्ट माना जाता है, ठीक है। और मानव जो बनाता है ना वो बेकार का, देखने में अच्छा लगता है, काम जल्दी करता है, लेकिन आपको लाइफ के साथ आपको खिलवाड़ भी किया जाता है। जो प्राकृतिक में जितना आनंद आता है, आप जानते हैं सबसे बेस्ट आपको माना जाता है प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। प्राकृतिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत ही मस्त होते हैं बाबू। इसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट दिया है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। यानी उर्वरक जो होते हैं वो फैक्ट्री में किया जाता है, लेकिन खाद खेतों में बनाई जाती है, इसका खेत में, इसको फैक्ट्री में। थर्ड पॉइंट है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। यानी उर्वरक से क्या होता है, मिट्टी को ह्यूमस, यानी ह्यूमस नहीं प्राप्त होता है, मुलायम भी नहीं बनते हैं ना ह्यूमस बनते हैं, ठीक है। लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, ठीक है। तो आपको अक्सर मालूम अब चलता होगा कि ह्यूमस क्या है बाबू। तो ह्यूमस का मतलब होता है कि मिट्टी को मुलायम एवं मुलायम बनाए रखना एवं उसको पोषक तत्वों को बरकरार रखना एवं सूक्ष्म जीवों को उसमें रहने का घर भी देना ह्यूमस का ही काम है। सेकेंड है आपका
उर्वरक में अगला टॉपिक है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर में होते हैं। यानी उर्वरक के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है। लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। यानी इसमें क्या बोला कि पोषक जो होता है तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, लेकिन इसमें पोषक तत्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एक बात और है, आपको पीछे बताना चाहिए था लेकिन हमने नहीं बता पाया, माइंड से विचलित हो गया। फसल चक्रण यहाँ पर आपको दिया गया है, फसल चक्रण। तो फसल चक्रण क्या होता है, ये भी इधर फसल चक्रण दिया गया है। तो फसल चक्रण क्या होता है, तो यानी एक के फसल उगाने के बाद उपरांत दूसरा उस खेतों में दूसरा फसल उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक आपका आ गया, लंबा है क्या यार, चलिए देखिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। देखिए खाद के लाभ, देखिए लाभ क्या है। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इनमें मिट्टी की जलधारा क्षमता की वृद्धि होती है। दूसरा है कि इनमें मिट्टी की भुरभुरा एवं सांद्र हो जाती है, जिसके कारण गैस जो है विनिमय सरलता से होता है और इनमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक, इससे आपको खाद का यहाँ पर लाभ लिख दिया है। इसके बाद बताया गया सिंचाई। सिंचाई में क्या होती है, सिंचाई में देखिए अगला टॉपिक आ जाती है सिंचाई। तो सिंचाई के अक्सर आप देख चुके हैं कि जब कि फसल को अब तो हम बुनाई कर दिए, खाद भी डाल देते हैं, तो खाद डालने के बाद क्या होता है सिंचाई। तो सिंचाई में क्या होते हैं, तो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि पर परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके द्वारा खनिज और उर्वरक का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% यानी 90% जल होता है और जल आवश्यक है, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वयं फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेतों में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बरंबारता फसलों मिट्टी एवं ऋतु से में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बरंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, और ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्प की दर अधिक होने से हो सकता है? देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सिंचाई क्या होता है, यानी हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। अगर जीव जंतु को उसको पानी नहीं मिल पाती है तो मर जाएगा। तो बाबू अब तो हम बीज बो दिए हैं, खाद भी डाल दिए हैं, तो उससे अंकुरित होने के लिए उगने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जब हम पानी उसमें डाल देते हैं तो बीज जो होते हैं अंकुरित हो जाते हैं। और आपको एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि पौधों में लगभग 90% जल होती है। पौधों में जल कितना प्रतिशत होती है? 90% क्या होती है? जल पाई जाती है पौधों में। ठीक है, और फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपकी आती है कि अगर पानी देते हैं तो पौधे तो उग आते हैं, और उसके साथ साथ मिट्टी भी जो होते हैं, मिट्टी एकदम मुलायम हो जाते हैं, नमीदार हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे वातावरण में तापमान जो होते हैं, गर्म हवाएं ठंडी हवाएं चलती है, यानी गर्म हवाएं चलती है, तो उसको क्या करते हैं, इसको कंट्रोल कर लेते हैं, पौधों को सूखने नहीं देते हैं पानी। ठीक है, इसके बाद आते हैं नियमित इसके बाद सिंचाई आपको अगला पॉइंट आ जाती है। सिंचाई के स्रोत में क्या जाते हैं कि कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। ये सब क्या है? जल के स्रोत है। स्रोत का मतलब क्या होता है? जहाँ से आपको मिले, जहाँ से आपको खान पान मिलता है, या जो चीज़ बोलते हैं कि हमारा स्रोत है,
जैसे दूध के लिए बोलते हैं, अगर आपके पास 2 भैंस है या गाय है तो बोलते हैं कि हमारा दूध का स्रोत है वो गाय है या वो भैंस है। तो उसी तरह से आप बोलते हैं कि हम जल को स्रोत क्या है, सिंचाई का स्रोत क्या है, तो सिंचाई का स्रोत है कुआं, नदी, तालाब, नहर, नलकूप, ये सब क्या है, स्रोत है। तो यहाँ पर स्रोत के कुछ एग्जाम्पल दे दिए, मोट, यहाँ पर चेन पंप, ठीक है, ढेकली, ये सब क्या है, सिंचाई का क्या है, स्रोत है बाबू। तो सिंचाई का पारंपरिक तरीका देखिए, सिंचाई जो होती है किया जाता है तो कुछ परंपरागत तरीका क्या है। कुएं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न हैं। मवेशियों अथवा मजदूरों इन विधियों के इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके भिन्न हैं। यानी एक क्या पारंपरिक जो सिंचाई है, सिंचाई का तरीका है, जैसे नदी, तालाब, कुएं, झील से क्या किया जाता था, पानी को लेकर पौधों के जड़ों तक ले जाकर डाल दिया जाता था, यानी सिंचाई करवाया जाता था। लेकिन ये क्या बहुत ही कठिन काम लगता था, लेकिन इससे भी कठिन काम था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, उस कठिन को इजी वे में लाया गया, यानी सरलता रूप से, ठीक है। जैसे कि मोट यानी घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट, ये सब क्या है, ये कुओं से पानी निकालकर उसको कुओं से पानी निकालकर क्या किया जाने लगा कि कुओं से पानी निकालकर खेतों को सिंचाई किया जाता था इस माध्यम से। ये बहुत ही जठर ग्रंथ थी, यानी बहुत ही हार्ड एक काम था ये सब, पहले के जो भी विधि था, लेकिन उस समय के लिए ये ईजी ही था मानिए तो। यानी उस तरह के सिंचाई को क्या कहा जाता है, परंपरागत, यानी पारंपरिक तरीका है। पारंपरिक तरीका है सिंचाई का, मालूम चल गया। यानी मोट हो गया, यानी घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट, उखली, ये सब क्या है, ये सब था सिंचाई का पारंपरिक तरीका। इसके बाद आधुनिक में क्या है, परंपरागत मतलब पीछे जो काम किया जाता था खेतीबाड़ी के लिए वो परंपरागत, और आधुनिक सिंचाई की आधुनिक विधियाँ देखो। अब कैसा फैशन आ गया है, जरा फैशन को देख लो यार। जैसे कि सिंचाई की आधुनिक विधियों के द्वारा हम जल का उपयोग जो होता है मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न हैं, जैसे छिड़काव तंत्र के माध्यम से क्या किया जाता है, फसल को हम सिंचाई कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्वाधर पाइपों, नलों के ऊपर सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं और यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, और जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से जोड़ा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल के बाहर निकलता है और इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार फैलता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। देखिए छिड़काव तंत्र, सिंचाई का आधुनिक तरीका क्या है, छिड़काव तंत्र क्या होता है, पाइपों में देखो यहाँ पर छिड़काव तंत्र के यहाँ पर क्या है, एक फिगर बना दिया गया है। छिड़काव तंत्र में क्या होता है कि जो भी पौधे खेतों में उगाया जाता है तो उन पौधों को उगाने के लिए, यानी जिस एरिया में पानी की बहुत ही कम है पानी, और जो सतह है यानी धरती है यानी खेत है वो समतल यानी बराबर नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तो उस जगह पर क्या है, पाइप द्वारा डालकर एक नोजल पंप निकाल दिया जाता है और वो वहाँ से छिड़काव तंत्र यानी ऊपर की ओर फुहारे की तरफ ऊपर से पानी जाता है। देखो फुहारे की तरफ ऊपर जा रही है और सारे फसल के पौधों पर पत्तियों पर डायरेक्ट जाकर पड़ती है, ठीक है। छिड़काव तंत्र का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। अगर पूछा जाए कि छिड़काव तंत्र का यूज कहाँ पर करते हैं, तो छिड़काव तंत्र को वहाँ उस क्षेत्र में करते हैं जहाँ पर खेतों में यानी जो सतह होते हैं, मिट्टी फसल उगाने वाले सतह होते हैं, वहाँ पर उबड़ा खाबड़ा होती है, यानी एक तरह का समतल नहीं होती है, जिसलिए यहाँ पर छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद ड्रिप तंत्र क्या है, ड्रिप सिस्टम क्या है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, और चित्र में आपको दिखाया गया नीचे। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ड्रिप तंत्र में क्या होता है, ये भी ड्रिप तंत्र जो
फसल जो लगे होते हैं उनके पौधों पर के जड़ जहाँ होते हैं वहीं पर केवल टिप टिप, जैसे आप देखे हैं ना कि जब नलका खोल देते हैं तो नलका बंद कर देने के बाद कुछ ऐसे कभी पोजीशन आती है कि टिप 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 यानी बूंद बूंद जैसा गिरता है, तो वैसा ही इसमें आपको पाइप डाल दिया गया और इससे पौधों के जहाँ हैं उनके जड़ों के पास टिप टिप यानी बूंद जैसा गिरता रहता है। यानी आप अक्सर देखे होंगे गांव देहात में जो यानी जो घर बनाए जाते हैं जो पूसों के यानी या छप्पर यानी खपरों के नारियलों के, तो उसमें क्या होते हैं घास भूस के, तो इसके बारिश होता है टिप 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 क्या होता है चूता रहता है, तो उसी तरह से इसमें पौधों की जड़ पर जाकर पानी गिरता रहता है टिप टिप। तो इस विधि को क्या बोलते हैं ड्रिप तंत्र, ठीक है। इसके बाद आता है खरपतवार सुरक्षा, ठीक है। खरपतवार को सुरक्षा कैसे करते हैं, तो देखिए खरपतवार को सुरक्षा, इसके बाद अब पानी में हो गया तो खरपतवार तब उगेगा ही उगेगा, तो खरपतवार को सुरक्षा कैसे हम लोग करते हैं, तो देखिए बूझो और पहले निकट के गेहूं के खेतों में गए और उन्होंने देखा कि खेतों में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उगाए हैं। यानी जो फसल के साथ दूसरा पौधा उगाता है, जो हम फसल रोपते हैं, बीज रोपते हैं, उसके साथ साथ दूसरा छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, उसी को हम खरपतवार बोलते हैं बाबू। जो घास जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम गेहूं के पौधा रोपे हैं उसमें घास उगाते हैं तो उसी को खरपतवार बोला जाता है। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? नहीं। तो उसी के बारे में देखा यहाँ दिया गया है। खेत में कई अन्य अवांछनीय पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहा जाता है। यहाँ से नोट कर लीजिए खरपतवार किसे कहते हैं, तो यानी खेतों में कई अन्य अवांछनीय प्राकृतिक पौधे उगाते हैं, यानी फसल के साथ कुछ ऐसे अवांछनीय पौधे उगाते हैं, उन पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। जो तो यहाँ पर भी आपको मेन टॉपिक आपको पूछा जाता है, निराई किसे कहते हैं, यानी फसल के साथ जो पौधे अवांछनीय पौधे उगाते हैं उन पौधों को खेतों से निकालने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल पोषक जो होते हैं जगह और प्रकार की संपर्ध्य कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, पर कुछ खरपतवार काटने में भी बाधा डालते हैं और तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि कुछ खरपतवार जो होते हैं, खरपतवार क्यों हटाया जाता है, क्या इसका क्या हम खरपतवार नहीं हटाएंगे तो क्या हमारा पौधे यहाँ पर नहीं उग पाएंगे, यहाँ पर भी आपको डाउट चलता होगा। तो देखिए डाउट नहीं करना है, डाउट क्लियर करते चलेंगे। तो जहाँ के खरपतवार होते हैं, तो खरपतवार जो होते हैं तो खरपतवार को इसलिए हटाया जाता है फसलों से, क्योंकि अगर खरपतवार रहेंगे तो आपको फसल जो है सही से नहीं उग पाएगा। जो कि पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में, वो पोषक तत्व डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि वो खरपतवार जो होते हैं घास उगाए हैं तो वो तो पोषक तत्व को लेंगे ही, तो जो आप पौधे उगाए हैं उसमें उसके पोषक तत्व में कमी आएगा तो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और दूसरा स्थान है खरपतवार अगर नहीं निकालेंगे तो उसके आपको एरिया है, जो क्षेत्र पर, क्योंकि पौधों को उगने के लिए कुछ एरिया की आवश्यकता होती है, जगह की आवश्यकता होती है, तब जाकर वो मोटे होते हैं, ग्रोथ होते हैं, ठीक है। उस पर भी क्या करेगा, लॉस डालेगा, नुकसान आपको पहुँचा सकता है। और इसके साथ आप समझ गए कि इसीलिए हटाया जाता है खरपतवार को। और जबकि हटाया जाता है तो ये नुकसानदायक भी होता है। कुछ खरपतवार क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। जब मनुष्य उसको कटाई करता है, निराई करते हैं, तो उससे विषैला होने के कारण मनुष्य को भी उसको यानी विषैला होने के कारण मनुष्य को भी चक्कर जैसा महसूस होने लगता है, या कभी कभार उनको बेहोशी भी हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे घास होते हैं, खरपतवार होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। खरपतवार को हटाने पर एवं उनके वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतते से खरपतवार एवं हटाने से सहायता मिलती है और इसके खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने के सर्वोत्तम समय उनके पुष्पन एवं बीज बनाने से पहले का होता है और खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है और यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रासायनिक के उर्वरकों से भी खरपतवार नियंत्रित किया जा सकता है, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे
2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है और जिससे खरपतवार पौधों मर जाते हैं और परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है और खरपतवार को जल में आवश्यकतानुसार मिलाकर इस स्प्रे फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव कर देते हैं। जिसे पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं और खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है और इस रासायनिक का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़ों से ढक लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, खरपतवार जो होते हैं, जो नाशक होते हैं, उनको निकाला जाता है खुरपी के माध्यम से या हाथों के से उसको निकाल लिया जाता है जड़ से और उसको फसल से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। या आप खरपतवारनाशी दवा का यूज करते हैं, रासायनिक उर्वरक दवा का यूज करते हैं, जैसे कि उसमें 2,4-D क्या है, एक दवा है जिसके माध्यम से पानी में मिलाकर आप घासों के ऊपर यानी खेतों में फसल में आप छिड़काव करते हैं तो आपको फसल के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता है। जो खरपतवार होते हैं वो क्या होते हैं, खरपतवार मतलब घास जो होते हैं ना जो कि वो सारे जल जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। और जो जब भी आप खरपतवार को आप उसको खरपतवार को यानी 2,4-D या कोई भी ऐसा उर्वरक दवा को यूज करते हैं तो आप अपने नाक के मुंह को सही तरह से कपड़ों से ढक लेना चाहिए, बांध लेना चाहिए, क्योंकि ये एक विषैला यानी पॉइजन होते हैं जो कि आपको भी नुकसानदायक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद अब आ जाती है कटाई। कटाई में क्या होती है बाबू, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा इसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है और हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है और अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं और काटी गई फसल के बीजों दानों को भूसे से अलग करने को करते हैं, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। और यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है और चित्र जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का संयुक्त रूप होता है और छोटे खेतों में वाले किसान अनाज के दाने को फटक कर अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या फटक कर अलग करते हैं और चित्र आप देख सकते हैं। आप इसके विषय में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कटाई क्या होता है। कटाई का मतलब होता है जब फसल पक जाते हैं तो फसल पक जाने के पश्चात उसको खेतों से हाथों के माध्यम से दराती मतलब हंसुआ, दराती किसे बोलते हैं, हंसुआ को, यानी दराती के माध्यम से उसको यानी हंसुआ के माध्यम से फसल को कटाई कर ली जाती है, ठीक है। फसल को कटाई कर ली जाती है और कटाई करने के बाद कटाई करने के बाद उसको उसमें से भूसा और अनाज जो होते हैं उसको अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग किया जाता है। और दराती के साथ साथ हार्वेस्टर जो होते हैं, हार्वेस्टर से भी फसल की कटाई कर ली जाती है, ठीक है। या कंबाइन मशीन के माध्यम से भी क्या किया जाता है, फसल को कटाई कर ली जाती है, जिसमें फसल को कटाई भी हो जाती है और भूस और जो अनाज होते हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं कंबाइन मशीन जो होते हैं ना, ठीक है। तो इसके बाद कुछ छोटे छोटे जो किसान होते हैं वो हार्वेस्टर या कंबाइन मशीन से ना कर वो डायरेक्ट क्या हाथों से चुन कर उसको अलग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया गया है बिनोई फटकने वाला मशीन, बिनोई यानी फटकने वाला मशीन ये है। कटाई पर्व, यहाँ पर एक छोटा सा पर्व दिया गया, कटाई पर्व। 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है और श्रमिक दानों से भरी खरी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय तक का भाव संचित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है और क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है और इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई के समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है और पुरुष एवं महिलाओं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। और कटाई ऋतु के समय कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली,
नबानया एवं बिहू जुड़े हुए हैं। यानी ये सब जो आपको फेस्टिवल यानी पर्व दिखाई दिया गया है, ये सब क्या है, यानी ये सब फसल कटाई का, ये सब खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। अब उसके बाद फसल कटाई हो जाती है तो उसको भंडारण भी करना आवश्यक होती है। तो भंडारण क्या कहा जाता है? उत्पादक का भंडारण एवं एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दाने को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों, बीजों को सूखा बिना भंडारण किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरित के लिए अनुप्रयोग हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों, बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिसमें उनकी नमी में कमी आ जाए, जिससे उनकी कीट जो होते हैं, कीट, पिरकों, जीवाणु एवं कवकों से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरे, धातु से बने पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृह में किया जाता है, जिससे उनको पिरकों जैसे कि चूहों एवं कीटों से सुरक्षा रखा जा सकता है। चित्र में आपको ऊपर दिखाया गया है। यहाँ उपयोग की नीम की सूखी पत्ती घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडारण गृह में अनाज को पिरकों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर समझ लेते हैं भंडारण क्या है। भंडारण क्या है बाबू? भंडारण एक प्रकार का, जब फसल को कटाई कर ली जाती है तो अनाज को स्टोर करने की प्रक्रिया को ही भंडारण कहा जाता है। तो भंडारण क्या होता है? जबकि उत्पादक जो है, उत्पादक को भंडारण करने से पूर्व, भंडारण मतलब उसे गोदाम में यानी स्टोर करने से पूर्व पहले उसको अच्छी तरह से धूप में सुखा दिया जाता है। क्यों सुखा दिया जाता है बाबू धूप में? आप देखे होंगे अक्सर कि आपको मम्मी या पापा जो किसान से बिलोंग करते हैं, अगर आप करते हैं तो क्या करते हैं, पहले जो गेहूं की कटाई हो जाती है तो उसको धूप में पहले सुखा देते हैं, बोरा में यानी गोदाम में यानी रखने से पहले धूप में रख लेने के बाद क्या करते हैं, उसमें उर्वरक है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाया जाता है जिससे उसमें छोटे मोटे कीटाणु वगैरह ना लगे। घून हो गए या चूहा हो गए, जैसे बोलते हैं ना, घूम या छोटे छोटे कीटाणु हो जाते हैं, वो सब ना लगे। ठीक, इसीलिए उसमें कुछ दवाइयाँ जो केमिकल रासायनिक उर्वरक होते हैं डाला जाता है। और आमतौर पर जो बड़े बड़े जो भंडारण करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, रासायनिक सुरक्षा के लिए रासायनिक उपचार का भी यूज करते हैं, मतलब दवाइयाँ का यूज करते हैं। और जो किसान होते हैं, छोटे मोटे जो किसान होते हैं, भंडारण करते हैं, क्षमता करते हैं, भंडारण क्रिया करते हैं, तो नीम के पत्ती हो जाते हैं, नीम के पत्ती हो गया, लहसुन हो गया, ऐसे छोटे छोटे कुछ और मिर्ची वगैरह ये सब जो होते हैं ना, ऐसे मतलब छोटे छोटे कुछ पॉइंट डाल देते हैं खेत अपने फसल यानी अपने क्या बोलते हैं बीजों में, अनाजों में। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो बोरा होते हैं ना, यानी बोरा या कट्टा बोलते हैं, उसमें यानी जूट का बोरा आप देखे होंगे, आलू आती है तो जूट के बोरे में आती है। ठीक है, तो जूट के बोरे होता है ना, तो जूट के बोरे में क्या किया जाता है, उसको स्टोर लिया जाता है। कुछ बच्चे को मालूम है जूट के बोरा होता है क्या बाबू? तो आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ ऐसा बोरा होता है, यानी कट्टा, बोरा को ही काटा बोला जाता है, कट्टा। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि कुछ के घर के यानी दरवाजे पर जो होते हैं ना, कुछ जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दरवाजे पर इसका बोरा एक कट्टा रखे होता है, जिसमें पानी को सूखने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसी को जूट का बोरा बोला जाता है या कट्टा बोला जाता है। तो उसमें क्या किया, उसमें क्यों भरा जाता है जूट के बोरा में, या धातु के पात्र यानी जैसे टीन के ड्राम हो जाती है, उसके वैसे में रखा जाता है। ठीक है, तो क्यों रखा जाता है बाबू? इसलिए रखा जाता है क्योंकि जूट के बोरा में, क्योंकि बाहरी वातावरण जो होते हैं, जो टेम्परेचर होते हैं, उनसे हवा से अगर थोड़ा बहुत नमी भी होती है तो क्या करते हैं, नमी वो सोख लेते हैं। ठीक
ठीक है, भारी वातावरण के कारण। और टीन में भी रखते हैं, यानी धातु के पात्र में भी। और हमारा जो वातावरण है, टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से जो हमारा बीज में जो नमी है वो नमी भी बाहर आ जाते हैं। अगर बात उठती है कि अगर हम ऐसा नहीं करें, धूप में अगर बीजों को नहीं सुखाएं तो क्या हमें लॉस होगा। तो लॉस देखो बाबू, नमी जब रहेगा तो छोटे छोटे जीवाणु उत्पन्न होंगे। अगर आप घर पर भी देखते हैं कहीं नमी जगह होती है तो वहाँ पर छोटे छोटे कौवा के जीवाणु जैसे उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो अक्सर अब तो मालूम चल भी चुका आपको कि वहाँ पर जीवाणु उग सकते हैं। तो क्या फसल में नमी रहेगा तो क्या वहाँ पर नहीं उग सकते हैं? तो वहाँ पर भी छोटे छोटे जीवाणु उत्पन्न हो सकते हैं। अगला फिर टॉपिक आती है, यहाँ पर आपको ख़त्म हो गया भंडारण। जंतु में भोजन, जंतु में भोजन कैसे होता है? तो इस सारणी को पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को प्रदान करते हैं। और समुद्र में, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। और पिछली कक्षाओं में पौधों के प्रमुख से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमारी अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन आवश्यक पर देखभाल की आवश्यकता होती है। और जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पालतू पशुपालन कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप पढ़ चुके हैं बाबू कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं तो उनको भोजन कैसे मिला जाता है, कैसे उगाया जाता है। लेकिन उसी तरह से जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी क्या होता है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो वो अपने भोजन कैसे निर्भर करते हैं। जैसे कि हम लोग जो जीव जंतु हैं, हम मनुष्य हो गया, तो क्या पर जो पौधों के माध्यम से जो बीज उत्पन्न होती है उससे हम लोग अपना भोजन ले लेते हैं। जो जीव जंतु होते हैं या मछुआरे जो होते हैं, मछुआरे यानी समुद्र के किनारे या नदी के किनारे पर होते हैं, वो अपना भोजन मछली को पकड़कर उसको अपना भोजन कर लेते हैं। या जीव जंतु जानवर जो होते हैं, जो गाय भैंस बकरी होते हैं, जो भूसा, जो फसल से हमने भूसा जो उत्पादन किया, जो भूसा निकला, तो वो भूसे से वो जीव जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन अपने कर लेते हैं। अगर वही जानवर, अगर बहुत सारे जानवर जैसे गाय अगर खाती है, अगर बहुत सारे गाय को हम अगर पाल लेते हैं और उसका भोजन करवाते हैं और उस बहुत सारे गाय है तो उसी को हम बोलते हैं पशुपालन। उसी को क्या बोलते हैं, पशुपालन। क्या बोलता है, अगर बहुत सारे पशुओं को, पशु मतलब जानवर बाबू, एनिमल, ठीक है, तो बहुत सारे पशुओं को अगर आप पालते हैं तो उसी को पशुपालन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टॉपिक क्वेश्चन यानी आपका जो भी क्वेश्चन आपका बुक का टॉपिक था यहाँ पर आपको एंड हो चुका। थोड़ा सा वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुकी है, लेकिन आपको टोटली पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको हर एक इसके क्वेश्चन आंसर है, इन सारे क्वेश्चन आंसर को आपको करा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको हर एक चैप्टर पढ़ाते चलेंगे और क्वेश्चन भी फिल करवाते चलेंगे। अगला वीडियो में चलेंगे तो आपको बुक, इससे पहले क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक और शॉर्ट वीडियो आपको देंगे। इस चैप्टर की एक छोटा सा वीडियो आपको बना कर देंगे जिसमें आपको बुक के जो है लाइनिंग बाय लाइनिंग नहीं रहेगा, मेन टॉपिक जो हैं आपको डिटेल्स में एक कहानी की तरह आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जो कि आप सही तरह से आप अध्ययन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है, सारे क्वेश्चन आंसर को आपको फिल करवा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों। अब अगले नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे।